नमस्ते एवरीवन। अपन ने पहला इसका जो पहला चैप्टर था इस यूनिट का, है ना, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, वो पूरा खत्म कर लिया। वन शॉट उसका खत्म हो चुका है ना। उसके अलावा अपन ने उसके नीट के जितने आज तक के जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं, है ना, वो सारे पीवाईक्यूज अपन ने विद एक्सप्लेनेशन विद सोल्यूशन विद थ्योरी सब कंप्लीट कर लिया। ठीक है। इस यूनिट का जो सेकंड और लास्ट चैप्टर यही है ना, वो अब है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, है ना। इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? इसमें अपन पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी जो अभी तक अपन ने पढ़ा है उसको अपन कहाँ कहाँ यूज करेंगे, है ना, कि उसके यूजेस क्या क्या है, उसको अपन रियल लाइफ में उसको कहाँ कहाँ यूज करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी अपनी एनसीईआरटी कहती है कि है क्या बायो टेक्नोलॉजी थी क्या, जो अपन ने पहले चैप्टर में पढ़ा। वो एक वो ब्रांच है जहाँ पे हम इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं। किसका? बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल्स का। किसको यूज करके? जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट, एनिमल्स, इनका यूज करके, है ना। तो हमने जैसे देखा था, हम डीएनए को अपने डिजायर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक है। उसमें डिजायर्ड जीन लगा रहे थे, जीन ऑफ इंटरेस्ट लगा रहे थे, फिर उसके बाद उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को, डीएनए को हम होस्ट में अपने इंट्रोड्यूस करा रहे थे, फिर वहां से हम अपना डिजायर्ड प्रोटीन और जो भी हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट्स या जो भी डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए उसको हम देख रहे थे। ठीक है। तो यही बता रही है हमारी एनसीईआरटी की यूज क्या है ना। अब एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना, उसमें है क्या क्या, कौन सी फील्ड ऐसी हैं जहां जहां हम बायोटेक्नोलॉजी को रियल लाइफ में यूज करते हैं। तो वो उसके क्या दे रखा है कि थ्योरेपेटिक्स, है ना, डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, एग्रीकल्चर की जो फील्ड है उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, अब क्रॉप्स हैं तो फूड भी आएगा। बायो रेमेडिएशन, है ना, जैसे जो वैक्सीन्स बनती हैं, है ना, हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे वैक्सीन्स के बारे में। तो वो सब भी एक बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है ना। फिर वेस्ट ट्रीटमेंट की, जो वेस्ट वाटर आता है, वेस्ट जो गार्बेज भी आता है ना, सीवेज जो आता है ना, तो उसको कहीं ना कहीं तो ट्रीट करना पड़ेगा ना, वरना अर्थ पे तो वो पूरा लोड हो जाएगा क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो एक नेचुरल तरीका भी और उसमें आर्टिफिशियल हमारा जो इनपुट है वो देकर हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, वो भी एक बायोटेक्नोलॉजी का ही एप्लीकेशन है। और लास्ट हमारा जो एनर्जी प्रोडक्शन है वो भी इसी में आ जाता है। ठीक है। अब इसमें कुछ एरियाज हैं रिसर्च के, कि जहाँ जहाँ रिसर्च होती है बायोटेक्नोलॉजी एज अ फील्ड में, तो वो एरियाज कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। वो एरियाज है हमारे कि एक तो बेस्ट कैटलिस्ट प्रोवाइड करना। कैटलिस्ट क्या होता है? जो रिएक्शन को बढ़ा देता है ना, जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है या स्लो कर देता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि हमको कैसा चाहिए कैटलिस्ट, है ना। तो बेस्ट कैटलिस्ट, है ना, जिससे हम क्या बना सके? इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स बना सके, है ना। जो कि यूजुअली क्या होता है, माइक्रोब या प्योर एंजाइम्स होते हैं, तो उनको इम्प्रूव करना, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, है ना, वो हमारा काम हो जाता है। वो रिसर्च का एक एरिया है ना। उसके अलावा ऑप्टिमल कंडीशन, जो हमने देखा था कि पिछले चैप्टर में, कि टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, है ना, इस टाइप से हमें इन विट्रो कुछ आर्टिफिशियल कंडीशंस बनानी होती हैं जहाँ पे हम अपना जो कल्चर है उसको ग्रो करा सके, है ना। तो उन पे रिसर्च करनी पड़ती है कि कंडीशंस कैसे और बेटर कंडीशंस हम बना सकते हैं, है ना। और फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट, कि कैटलिस्ट काम करेगा तो उसको जगह भी तो चाहिए, तो वो जगह, उसका एनवायरनमेंट, उसका एम्बियंस क्रिएट करने के लिए हमें उसमें थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी। एंड लास्टली हमें जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होती है, जो प्योरीफाइंग का प्रोसेस होता है, जिसमें हमें लास्ट में हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोटीन या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो मिलता है, तो उसमें भी रिसर्च की ज़रूरत है कि हम और क्या-क्या तरीकों से हम एक बेटर प्रोडक्ट बना सकते हैं, है ना? अब हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी की क्या-क्या यूजेस हैं, कि एग्रीकल्चर एज़ अ फील्ड, उसमें बायोटेक्नोलॉजी कहाँ-कहाँ हमने अभी तक काम में ली है और कहाँ-कहाँ काम में ली जा सकती है। ठीक है। अब तो 3 ऐसी फील्ड है जिसके यूज़ में हम जिससे हम, जैसे फूड प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर बेसिकली हमारा फूड प्रोडक्शन है, फूड बेस्ड इंडस्ट्री है ना। तो वहाँ उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसके यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। वो 3 पॉइंट्स क्या हैं? पहला तो बोलता है कि एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, है ना, एग्रोकेमिकल, कि एग्रीकल्चर भी है, केमिकल बेस्ड भी है ना।
तो यहाँ पे हम केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। एक होता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मतलब जो ट्रेडिशनल, जो कन्वेंशनल टाइप का एग्रीकल्चर है, जहाँ पे हम सारी नेचुरल चीजें यूज कर करके हम अपनी क्रॉप्स को ग्रो करा रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंडर आ जाता है। अब ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो अभी इस टाइम में काफी चलता है कि ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स जो होती हैं वो मिलती हैं कि नॉन अडल्ट्रेटेड, है ना, बिल्कुल एकदम प्योर जो फॉर्म में मिलती है, तो वो यहाँ पे आ जाता है एक फॉर्म, है ना। और लास्ट जो हम इस चैप्टर में जिसके बारे में बात करते हैं वो है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। जेनेटिकली इंजीनियर्ड यानी हम यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हमारे डिजायर्ड जीन्स इंट्रोड्यूस करा के कैसे हम इस पूरी इंडस्ट्री को बदल रहे हैं, इसमें हमारे डिजायर चीजें ला रहे हैं बहुत लो कॉस्ट पे, है ना, उसमें क्या क्या फायदे हो रहे हैं, वो है हमारा एक इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के अंदर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब बात करेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ था, जहाँ पे हमने एग्रीकल्चर में बहुत एक बूस्ट देखा था कि एग्रीकल्चर किस तरह से अपनी पीक्स पे पहुंचा है, उसके क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए हैं, तो वहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या रोल रहा। ठीक है। अब यहाँ हमने कई चीजें यूज करी थी, है ना, लाइक इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज, है ना, हमने यहाँ पे इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज यूज करी थी। ठीक है। लेकिन जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा था, है ना, वो जिस वजह से जो फूड सप्लाई थी वो ऑलमोस्ट 3 गुना हो गई थी। ठीक है। ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई, है ना। तो फूड सप्लाई 3 गुना होने के पीछे कई सारे रीजन थे। उसमें से एक रीजन था हमारा क्या, इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज। ठीक है। इम्प्रूव क्रॉप वेराइटीज तो यूज करी थी, लेकिन जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा था वो था बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और एग्रोकेमिकल्स के यूज का। किसका रहा, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और एग्रोकेमिकल्स, मतलब जो केमिकल्स जैसे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, इनका यूज बढ़ा। जो ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम पे फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, है ना, इनका यूज काफी बढ़ गया था, जिससे फार्मर्स को जो लॉस था वो काफी कम हो रहा था और उनको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा था, क्योंकि उनकी क्रॉप्स काफी अच्छे से फ्लरिश हो पा रही थी। और दूसरा जो रीजन था वो था अपना बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की। जो क्रॉप आई है, ठीक है, उसको मैनेज करना पड़ता है, जो उगाई है उसको मैनेज करना पड़ता है, फिर उसको लास्ट में स्टोर करने के लिए मैनेज करना पड़ता है। तो ये सारे मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस है, यहाँ पे कहीं भी अगर जरा सा भी ग्लिच हो गया तो उसकी पूरी क्रॉप फेल हो सकती है, उसका पूरा जो साल भर की उसकी मेहनत है वो खराब हो सकती है। तो इसको जब इम्प्लीमेंट किया गया तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिसकी वजह से काफी हमें जो फूड सप्लाई है उसमें काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिला। ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम जैसे डेवलपिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में है, ठीक है, डेवलपिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया एक डेवलपिंग नेशन में आता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो फार्मर्स हैं, वो जो किसान हैं वो बहुत गरीब हैं, तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतने जो महंगे केमिकल्स हैं उनको अफोर्ड कर सके। तो जो केमिकल्स हैं वो एक्सपेंसिव हैं। अब लेकिन यील्ड उनको भी बढ़ानी है ना, लेकिन यील्ड बढ़ाने के लिए जो केमिकल्स यूज आ रहे हैं वो एक्सपेंसिव है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो पहले वाले जो कन्वेंशनल मेथड से जो उगा रहे हैं, है ना, उस उसमें इतनी यील्ड आ नहीं रही। तो उनके लिए एक अल्टरनेटिव पाथ निकालना है हमें। एक ऐसा रास्ता निकालो कि भाई जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते वो कहाँ जाए, है ना। तो उनके लिए हमने एक अल्टरनेटिव पाथ निकाला, जो कि था जिसको यूज किया हमने जेनेटिक्स को, हमारी जेनेटिक्स को, जहाँ से हम जो फर्टिलाइजर्स का यूज है ना, जितने भी हम फर्टिलाइजर केमिकल्स जो यूज कर रहे हैं उनको तो कम कर दें। ठीक है, ये जो फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स हैं वो बहुत हार्मफुल इफेक्ट शो करते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, तो उसको तो रिड्यूस कर दिया जाए, है ना, ताकि जो हार्म है वो बढ़ रहा है। तो इसलिए हम यूज करते हैं अब यहाँ पे हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। ठीक है। ये एक सोल्यूशन निकल के आया जो हम यूज करेंगे, जिसकी वजह से जो पुअर फार्मर्स हैं, है ना, वो भी अपनी जो क्रॉप है उसको बढ़ा सकते हैं, उसको क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, फूड सप्लाई बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं जीएमओ को। अब जीएमओ क्या है? जीएमओ है हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स नाम से देखो, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनका जीन जेनेटिकली है ना, उनको जिनका जीन हमने मॉडिफाई कर दिया है। मॉडिफाई यानी मैनिपुलेट कर दिया है। ठीक है, मैनिपुलेट कर दिया, उनको ऑल्टर कर दिया। किस किस ऑर्गेनिजम्स का? प्लांट्स का, बैक्टीरिया का, फंजाई का, एनिमल्स का, किसी को नहीं छोड़ा। ठीक है, सारी क्लासेस में, है ना, सारी कैटेगरीज में सबको ले लिया हमने, है ना, उनका सबका है ना, हमने जीन मॉडिफाई कर दिया, मैनिपुलेट कर दिया। फिर उनको यूज करके, ठीक है, उनको यूज करके हम क्या करेंगे, हमारे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनको बनाएंगे, है ना। अब जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है उसका एक्चुअल में हमें फायदा कहाँ हुआ, कि भाई हमने कर तो दी, हमने बना तो दी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, लेकिन हमें उसका फायदा भी देखने को मिला कि नहीं मिला? हाँ, तो हमें देखने को मिला। तो कहाँ कहाँ हमें उनका फायदा देखने को मिला, चलो देखते हैं उसका फायदा। ठीक है, तो मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट, है ना। जो एबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे कि हमारा जो कोल्ड ड्रॉट, सॉल्ट हीट, मतलब एबायोटिक मतलब जो नेचर की वजह से, जैसे पानी की वजह से, जैसे रेन हो रही है बहुत ज्यादा, या रेन हो ही नहीं रही, या फिर जो टेम्परेचर है वो बढ़ ही जा रहा है, बहुत कम हुआ है, तो उसमें जो स्ट्रेस आता है प्लांट पे, कि कोई बेचारा प्लांट है जिसको पानी की जरूरत है लेकिन बारिश हो ही नहीं रही, तो स्ट्रेस हो गया उसमें, है ना। तो उसमें, उस कंडीशन में भी प्लांट अगर सरवाइव कर पाए, है ना, तो देखो, अगर कोई किसान है जहाँ पे बारिश नहीं हो रही, उसने पौधे उगाए हुए हैं, अगर बारिश नहीं हुई तो उसकी पहले क्या होता था, क्रॉप फेल हो जाती थी। ठीक है, लेकिन अब जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप्स हैं वो ऐसी कंडीशंस में भी सरवाइव कर पाती हैं। तो ये देखो कि फूड सप्लाई फिर भी चलती रहेगी, क्रॉप फिर भी जिंदा रहेगी। तो ये एक पहला पॉइंट हो गया हमारे पास। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड। जो केमिकल पेस्टिसाइड्स हैं, है ना, इंसेक्टिसाइड्स हैं, जिससे हम जो लाइक फॉर एग्जांपल ग्रास अपोज वगैरह जो होते हैं, जो पेस्ट्स होते हैं, वो आके लग जाते हैं और पूरी क्रॉप खा जाते हैं, खराब कर देते हैं। लेकिन जब हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं तो चले जाते हैं, लेकिन पेस्टिसाइड यूज करने का हार्म बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो ग्राउंड में और जो क्रॉप में है उसमें भी पेनेट्रेट कर जाते हैं और उसकी जो क्वालिटी है उसको बहुत हद तक गिरा देते हैं। लेकिन जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारी क्रॉप्स होती है, ठीक है, उसमें ये फायदा रहता है हमें कि वो खराब नहीं होती जल्दी, क्योंकि उनका पेस्ट पे कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, पेस्ट का उन कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाते, क्योंकि वो ऑलरेडी काफी रेजिलिएंट है ना। वो उनका जो रिलायंस है हमारे पेस्टिसाइड्स पे वो बहुत कम हो चुका है। ठीक है, थर्ड हमारा आता है कि रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। कि जो मैंने बताया कि एक प्लांट को उगाने के बाद, एक क्रॉप को उगाने के बाद, है ना, बहुत मेहनत लगती है किसमें, उसको मेंटेन करके रखने में, उसको मैनेज करने में। तो मैनेज करने का एक पार्ट आता है उसको स्टोर करके रखना। जब स्टोर करा जाता है तो उसमें भी काफी सारे रॉडेंट्स जो होते हैं, अपने रैट्स होते हैं, माउस होता है, ठीक है, वो आके हमारी जो क्रॉप है उसको खराब कर देते हैं। ठीक, उनसे भी हमारी जो ये वाली क्रॉप्स है ये अपने आप ही बचाव कर लेती हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे टॉक्सिन्स रिलीज कर देती है उनके बॉडी में कि जो रॉडेंट्स है वो खाने ही नहीं आते दोबारा। ठीक है, तो ये हमारा एक फायदा हो गया। ठीक है, चौथा हमारे पास आता है कि जो मिनरल यूजेज है प्लांट का, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, कि जो सॉइल है वो जल्दी से खराब नहीं होती हमारे पास, कि सॉइल में जो मिनरल्स है, उन विटामिन, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स है, उनकी कमी होने लग जाती है एक टाइम के बाद। लेकिन जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं वो इतने एफिशिएंट तरीके से उसको यूज करती है कि एक टाइम के बाद, जब उस कि कई बार वेस्ट नहीं होगा। जो भी मिनरल्स आ रहे हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स क्रॉप ले रही है, वो इतने तरीके से ले रही है कि जो ले रही है उतना काम में ले रही है, और अगर काम में नहीं लेना है तो वो लेगी भी नहीं, सॉइल के पास अपने न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहेंगे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम व्हेन कंपेयर टू जो कन्वेंशनल तरीके से हम क्रॉप्स उगा रहे थे। ठीक है, लास्ट जो पॉइंट आता है हमारा, वो आता है कि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है खाने की, वो भी काफी बढ़ गई है। जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है हमें गोल्डन राइस का। गोल्डन राइस का एग्जांपल है कि ये एक ऐसी वैरायटी ऑफ राइस हमने बनाई है जिसमें विटामिन ए काफी ज्यादा बढ़ा दिया है हमने। क्यों? क्योंकि ये
एक तरह की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है ना? इसमें हमने कुछ ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कराया है जिसकी वजह से इसमें विटामिन ए बहुत बढ़ गया। अब विटामिन ए बढ़ गया तो विटामिन ए बढ़ने की वजह से इसका कलर गोल्डन हो गया, तो इसलिए इसको नाम दिया गया गोल्डन राइस। ठीक है, इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ गई। ठीक है, तो अब किसी को विटामिन ए की कमी है तो वो ये वाला राइस खा के, है ना, अपने विटामिन ए की डेफिशिएंसी को दूर कर सकता है। तो इस तरह से हम काफ़ी सारे यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है कि अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, है ना, जो हम सप्लाई करते हैं इंडस्ट्रीज को, कि जैसे स्टार्च, फ्यूल या फार्मास्यूटिकल्स, तो वहाँ पे भी हम यूज़ कर सकते हैं टेलर मेड हमारे प्लांट्स। टेलर मेड प्लांट्स मतलब टेलर मेड प्लांट्स जो हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करके बनाते हैं हमारे प्लांट, उसकी बात हो रही है कि उसको यूज़ करके, जेनेटिकली मॉडिफिकेशंस को यूज़ करके हम अल्टरनेटिव्स बना सकते हैं, यानी एक्स्ट्रास बना सकते हैं। किसके लिए? हमारी इंडस्ट्रीज के लिए। अब ये देखो, हमको इंडस्ट्रीज में एक्चुअली एक्स्ट्रास चाहिए क्या, कि जो अल्टरनेटिव्स हैं, कि एक सब्स्टिट्यूट फॉर्म हमें किस किस चीज़ का चाहिए होता है इंडस्ट्रीज में। तो वो किस किस का चाहिए होता है हमें? हमारा स्टार्च का, ठीक है, फ्यूल्स का, फार्मास्यूटिकल्स का। तो इसी के लिए वही सारी चीज़ें हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस है। ठीक है, अब एक ऐसी एप्लीकेशन है ना, बायोटेक्नोलॉजी की, जो हमें डिटेल में पढ़नी है, जो कि है फॉर्मेशन या प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। कि ऐसे प्लांट्स जो खुद ही अपने आप की पेस्ट से क्या प्रोटेक्शन कर ले। जैसे हमने देखा था ऊपर की कुछ ऐसे प्लांट्स बन रहे हैं, है ना, जो कि खुद ही प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं उसको हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, अब एक टॉक्सिन होता है बीटी टॉक्सिन। ठीक है, बीटी टॉक्सिन बनाता कौन है? बैक्टीरियम, जिसका नाम है बैसिलियस thuringiensis। ठीक है ना? तो जो बैसिलियस thuringiensis है, वो एक टॉक्सिन बनाता है जिसका नाम है बीटी टॉक्सिन, है ना? तो वो बीटी टॉक्सिन वो किस लिए बनाता है? पेस्ट्स को अपने से दूर रखने के लिए, है ना? पेस्ट उसको खाएंगे तो मर जाएंगे, है ना? हमने क्या किया? हमने हमारी बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो बीटी टॉक्सिन का जीन था, उसको हमने बैक्टीरिया से हटाया, ठीक है? उसको क्लोन करवाया और उसे हमारे प्लांट्स में एक्सप्रेस करा दिया, ठीक है? तो जिससे उसको रेजिस्टेंस मिल गया, किससे? इंसेक्ट से, बिना किसी इंसेक्टिसाइड के यूज़ के, है ना? और ये एक तरह का क्या बन गया? बायो पेस्टिसाइड, है ना? ये एक तरह का बायो पेस्टिसाइड और बन गया। अब इसके एग्जांपल्स दिए हुए कि बीटी जो टॉक्सिन है वो यूज़ कर करके हमने कौन से प्लांट में इंट्रोड्यूस कराया, तो जिस जिस प्लांट में इंट्रोड्यूस कराया उसके आगे बीटी लगा दो। ठीक है, जैसे बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टमेटो, पोटैटो, सोयाबीन एक्सेट्रा। तो कुछ भी हो सकते हैं, है ना? मेन क्या है कि हमने जो बीटी था, बैक्टीरियम, उससे उसका जीन निकाला जिससे वो प्रोड्यूस करा रहा था बीटी टॉक्सिन को, है ना? उसको हमने इंट्रोड्यूस करा दिया हमारे प्लांट में और प्लांट अपने आप ही खुद की प्रोटेक्शन करने लग गया। ठीक है, हो कैसे रहा है इसको अब डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब बीटी कॉटन के थ्रू इसने एग्जाम्पल से समझाया हुआ है कि कैसे काम कर रहा है। तो बीटी कॉटन, ठीक है, some strains of Bacillus thuringiensis produce proteins that kill certain insects such as lepidopterans, जैसे जिसमें आते हैं अपने पास अ, हमारा टबैको बर्ड वॉर्म, एमी वॉर्म, आर्मी वॉर्म, ठीक है, उसके अलावा कॉलियोप्टेरन्स जिसमें बीटल्स आते हैं हमारे, ठीक है, डायप्टेरन्स जिसमें हमारे फ्लाइज आते हैं, मस्कीटोज आते हैं, है ना? तो ये जो कुछ इंसेक्ट्स हैं, इनको जो बीटी टॉक्सिन है वो किल कर सकता है, उसके पास इतनी एबिलिटी है ना? तो जो हमारा बैक्टीरिया है वो कुछ प्रोटीन के क्रिस्टल्स बनाता है अपनी लाइफ की पर्टिकुलर फेज में, ठीक है? उसकी जब ग्रोथ हो रही होती है तो एक प्रोटीन का ये क्रिस्टल बनाता है और ये अ, उसमें ये टॉक्सिक प्रॉपर्टीज होती है जिससे वो इंसेक्ट को मार देता है, इसलिए इसको इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन कहा है ना? इसके अलावा ये पूछ रहा है कि है ना, वो बैसिलस को क्यों नहीं मार देता? क्यों?
क्योंकि है ना जब बैसिलस में वो होता है तो बैसिलस में वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन्स की फॉर्म में होता है ना। और जो इंसेक्ट खा लेता है उसको, ठीक है, इंसेक्ट खाने के बाद भी वो इनएक्टिव टॉक्सिन ही रहता है। उसको एक्टिव करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ की ज़रूरत है, जो कि है हमारा एल्कलाइन पीएच, जो कि केवल इंसेक्ट के गट में मिलता है ना। वो जो क्रिस्टल्स को है सॉल्युबल कर देता है, उसको मिक्स कर देता है, उसको घोल देता है, जिसकी वजह से जो अब जो टॉक्सिन है वो रिलीज हो जाएगा। फिर जो रिलीज टॉक्सिन है वो बहुत ज़्यादा क्या है, अपने पास हार्मफुल है, टॉक्सिक है इंसेक्ट के लिए, एक्टिवेट हो गया वो, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद वो काम कैसे करेगा, वो भी दिया हुआ है कि जाएगा जो मिड गट है, जो इंसेक्ट का मिड गट है, उसकी एपिथेलियल सेल्स के साथ जाके चिपक जाएगा, ठीक है। उसकी एपिथेलियल सेल्स के साथ जाके चिपक गया, और जो सेल्स हैं उन्हें स्वेलिंग कर देगा, पोर्स बना देगा, ठीक है, गड्ढे कर देगा, उसमें लाइसिस कर देगा पूरे सेल का। मतलब उसकी जो मिडगट है उसको पूरी तरह से परफोरेट कर देगा, और उससे उसकी डेथ हो जाएगी। इंसेक्ट को इस तरह से जो बैक्टीरिया है उसने मार दिया, ठीक है। यही चीज हमने, यही जो जीन है हमारा, हमने इंट्रोड्यूस करा है अपने प्लांट में, ठीक है। अब कैसे किया वो देख लेते हैं। कि जो पीटी टॉक्सिन का जीन था, स्पेसिफिक पीटी टॉक्सिन जीन, वो आइसोलेटेड, ठीक है, उनको आइसोलेट किया, और उनको कई सारे क्रॉप प्लांट्स में, जैसे कि कॉटन में इनकॉर्पोरेट करा दिया, यानी इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। अब चॉइस ऑफ जीन, हमें जीन भी तो एक स्पेसिफिक लेना पड़ेगा कि है ना, अलग अलग जीन्स होते हैं जो अलग अलग टॉक्सिन्स बना रहे हैं, ठीक है। अब अलग टॉक्सिन अलग टाइप के इंसेक्ट पे काम करेगा, ऐसे तो नहीं है ना कि हर टॉक्सिन हर इंसेक्ट पे काम कर जाएगा, ठीक है। तो वही हमें इंसेक्ट स्पेसिफिक जीन निकालना पड़ेगा, है ना, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, है ना। फिर उसको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे हमारी क्रॉप में, कि वो क्रॉप पे सबसे ज्यादा कौन सा पेस्ट ज्यादा हार्म कर रहा है, तो उसी पेस्ट को मारने के लिए हम एक जीन इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। ऐसा ही एक जीन होता है जिसका नाम है क्राई 1 AC, ठीक है। जो टॉक्सिन ये क्रिएट करता है उसका नाम है क्राई, है ना, ठीक है। तो ये एक टॉक्सिन का एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे प्रोटीन्स दैट एनकोडेड बाय जीन क्राई 1 AC, क्राई 2 AB, है ना। ये किस काम में आते हैं, कॉटन बॉल वॉर्म्स, जो कॉटन बॉल वॉर्म्स पेस्ट होते हैं उनको कंट्रोल करने के काम आते हैं। इसके अलावा हमारे पास एग्जाम्पल है क्राई 1 AB, कॉर्न बोरर को कंट्रोल करने में काम आते हैं। इसको याद कैसे रखेंगे, इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक है, यहाँ लिखो। क्या है ट्रिक, ध्यान से देखना। कि एक याद रख लो बस, क्राई 1 AB C, ठीक है। वही शुरू से चल रहा है, क्राई तो हमारा टॉक्सिन है ही, ठीक है। 1 AB C, ठीक है। इसमें याद क्या, अब ये क्राई 1 AB तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा जीन हो गया। किसको कंट्रोल करेगा, ये कंट्रोल करेगा हमारे कॉर्न बोरर्स को, कॉर्न बोरर्स को, है ना। दूसरा जो एग्जाम्पल है, मतलब जो दूसरा बचा, उसमें ये बॉलवॉर्म याद रखना केवल, ठीक है। बॉलवॉर्म याद रखोगे तो इजी रहेगा। कॉर्न बोरर, क्राई 1 AB कॉर्न बोरर, ठीक है, क्राई 1 AB C, ये सिंपल सी ट्रिक है, याद रखना। और जो बाकी दो बचे वो कॉटन बॉल वॉर्म्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इसके बाद ये तो एक पिक्चर दी हुई है हमारे, कि कॉटन बॉल जो पहले डिस्ट्रॉय हो गई, अगर डिस्ट्रॉय हो जाती है तो उसमें देखो कॉटन नहीं आता, है ना। इसमें आपको कॉटन नहीं दिखेगा, इसमें कॉटन नहीं है। और अगर ये मेच्योर हो जाता तो ये ऐसा दिखता, इसमें कॉटन बॉल हमको मिल जाती, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आगे जो हमें पढ़ना है, वो पढ़ना है एक और मेथड, है ना, जिसका नाम है RNA इंटरफेरेंस, जो कि हमारा अगेन प्लांट्स को पेस्ट से रेजिस्ट करने की एक और टेक्निक है, ठीक है।
देखते हैं इसमें क्या है। तो इसमें सबसे पहले तो देखो कि है ना नाम क्या कह रहा है। नाम कहता है आरएनए इंटरफेरेंस, मतलब आरएनए की बात होगी और इंटरफेयर करेंगे हम उसके ट्रांसलेशन को, जो उसका ट्रांसलेशन का प्रोसेस है जिससे आरएनए से हम प्रोटीन बना रहे हैं। ठीक है, तो प्रोसेस क्या रहता है? प्रोसेस होता है हमारे पास क्या, डीएनए, उससे बनाया हमने आरएनए, है ना। और आरएनए को ट्रांसलेट करके हम बना देते हैं अपना प्रोटीन। ठीक है, जो एट द एंड प्रोटीन हमारा एक्सप्रेस होता है ना। लेकिन हम ये वाला जो प्रोसेस है, जो आरएनए से प्रोटीन बनाने वाला प्रोसेस है, हम इसको इंटरफेयर कर देंगे, इसको बीच में कुछ रुकावट डालेंगे। वो कैसे डालेंगे देखो। ठीक है, पहले तो इसमें ये एग्जाम्पल बता रहा है कि करने की ज़रूरत कहाँ पड़ी, किस वजह से, किस बीमारी को हम रेजिस्ट कर रहे हैं, है ना। तो हुआ क्या कि है ना, काफ़ी सारे निमेटोड्स होते हैं, निमेटोड पैरासाइट्स होते हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग, है ना, तो उनको इन्फेक्ट करते हैं। तो ऐसा ही एक अपने पास निमेटोड है जिसका नाम है मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया। ठीक है, मेलोडीगाइनी इनकॉग्निशिया, जो कि टबैको प्लांट जो होता है उसकी रूट्स को इन्फेक्ट कर देते हैं, है ना। और क्या बना देते हैं कि रूट में नोड्यूल्स बना देते हैं, गांठें बना देता है, जिसकी वजह से उसकी जो यील्ड है ना, जो उसकी प्रोडक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिलता है ना। अब इसके लिए हमने एक स्ट्रैटेजी अपनाई अगेन हमारे बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके, जिसका नाम हमने क्या रखा है, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस में हम कर क्या रहे हैं कि आरएनए इंटरफेरेंस पहली बात तो नेचुरली होता है, हमने इसको नेचुरली अडाप्ट किया है। नेचुरल कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, है ना, आरएनए इंटरफेरेंस के जो देखने को मिलते हैं, वैसा ही हमने उसको रेप्लिकेट करा है अपने आर्टिफिशियली बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करके, है ना। कहाँ यूज़ करते हैं, कई सारे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसको सेलुलर डिफेंस के मेथड के जैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, काम क्या होता है, अब अपन को पता है कि जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें एमआरएनए बनता है ना। जो जो एमआरएनए है ना, वो जाके आगे जाके राइबोसोम से मिलके क्या बनाएगा, अपना प्रोटीन बनाएगा। अगर हम, है ना, अगर हम क्या करें, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री, यानी उसके जस्ट ऑपोजिट एक और आरएनए बना दे, तो आरएनए क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड हो जाएगा, है ना। डबल स्ट्रैंड होते ही वो जाके जुड़ जाएगा। कैसे, देखो इधर क्या कह रहे हैं कि एक एमआरएनए आया, एक एमआरएनए आया, है ना, है ना। इस पे कुछ था, ए, यू, है ना, यू, जी, ऐसे था इसका सीक्वेंस, है ना। अब ये एमआरएनए जाके है ना अपने प्रोटीन से जाके जुड़ेगा, वो राइबोसोम से जाके जुड़ेगा और प्रोटीन बनाएगा और एक्सप्रेस हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, एक और इसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना देंगे। ठीक है, ए के सामने यू, ए, ए और सी। ठीक है, इनके बीच में क्या बन जाएगा, इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ऐसे बॉन्डिंग हो गई, तो ये क्या बन गया, ये बन गया डी एस आर एन ए, यानी डबल स्टैंडर्ड आर एन ए बन गया। डबल स्टैंडर्ड बनते ही अब ये जाके प्रोटीन नहीं बना सकता क्योंकि इसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसी प्रोसेस को हमने कह दिया कि एम आर एन ए की हमने क्या कर दी, साइलेंसिंग कर दी, उसको चुप करा दिया, चुपचाप करके बैठा दिया, है ना। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए आ रहा है ना, ये कहाँ से आ सकता है, ये कोई भी आरएनए जीनोम वाला वायरस हो, है ना, कोई भी मोबाइल जेनेटिक मटेरियल हो, ट्रांसपो ट्रांसपोजोन्स, या कोई वायरस जिसका जेनेटिक मटेरियल क्या हो, आरएनए जीनोम। ठीक है, तो वो आरएनए इंटरमीडिएट की मदद से उस आरएनए को रेप्लिकेट कर सकते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बना सकते हैं। ठीक है, आगे आता है कि जैसे हम कैसे कर रहे हैं अब, है ना, ये तो बात हो गई नेचर में कैसे प्रेजेंट है, कि नेचुरली कैसे कहाँ पे मिल रहा है। अब हमने उसको रेप्लिकेट करा है किस फॉर्म में, आर्टिफिशियली बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। वहां हम क्या यूज कर रहे हैं, पहली चीज, हम एग्रोबैक्टीरियम वाले एग्रोबैक्टीरियम को एज अ वेक्टर यूज करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स को इंट्रोड्यूस कराना है, किस में कराना है, होस्ट प्लांट में कराना है। ठीक है, अब जो
डीएनए आएगा, है ना, जो डीएनए हम इंट्रोड्यूस कराएंगे, फॉरेन डीएनए इंट्रोड्यूस करा रहे थे ना वेक्टर में, उसको ऐसे इंट्रोड्यूस कराएंगे कि वो दोनों बना दे। वो दोनों बना दे क्या, सेंस और एंटी सेंस आरएनए, वो दोनों क्रिएट कर दे, जिससे कि हमारा काम आसान हो जाए और वो अपने आप ही साइलेंस कर दे। अब ये जो दोनों आरएनए हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एक दूसरे के। अब अगर ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो ये आरएनए इंटरफेरेंस को इनिशिएट करा देंगे, जिससे कि जो स्पेसिफिक एमआरएनए बन रहा था वो चुप बैठ जाएगा, उसको साइलेंस कर देगा नेमेटोड के एक्शन को। कैसे एक्शन को कैसे साइलेंट कर देगा, प्रोटीन के सिंथेसिस को ही रोक देगा। जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है आरएनए का, उसको रोक देगा, उसको इंटरफेयर कर देगा। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस पैरासाइट, है ना, पैरासाइट तो सरवाइव नहीं कर पाएगा इन अ ट्रांसजेनिक होस्ट, क्योंकि ट्रांसजेनिक कर दिया उसमें, हमने कुछ इंट्रोड्यूस करा दिया बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके, है ना। इसी तरह से हमारा जो ट्रांसजेनिक होस्ट है, यानी कि हमारा जो प्लांट है, वो बच जाएगा इससे, पैरासाइट के इन्फेक्शन से। अब यहाँ पे इमेज में देखो कि एक तो है अपना इन्फेक्टेड प्लांट। इन्फेक्टेड प्लांट देखो कितना, उसमें इस तरह से नोड्यूल्स बनी हुई है ना, गांठें बन गई हैं, तो इससे हमारा पूरा प्लांट खराब हो जाता है। यहाँ पे ये जो जो दूसरा है प्लांट हमारा, ये है जिसमें हमने, ये ट्रांसजेनिक है, इसमें हमने अपना बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके, एग्रोबैक्टीरियम एज वेक्टर यूज़ करके आरएनए इंटरफेरेंस करा दिया, है ना। तो इससे वो अपने आप ही उस पेस्ट से लड़ लेता है ना, और लड़के देखो इसकी रूट्स एकदम क्लियर है, हमारा टोबैको का प्लांट इससे जिंदा रहेगा। ठीक है। अब हमको जो नेक्स्ट चीज़ पढ़नी है, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो आता है बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस किस फील्ड में, मेडिसिन की फील्ड में, कि मेडिसिन की फील्ड में हम कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। देखो कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं कि recombinant DNA technology possesses have immense impact of the area of healthcare by enabling mass production of safe and more therapeutic drugs। ठीक है, पहला पॉइंट थेरापेटिक ड्रग्स की फॉर्म में काम आ रहा है। ठीक है। अब जो इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं, है ना, वो कई सारे आ जाते हैं, जो रिएक्शन कहते हैं, कि कई सारी मेडिसिन जो होती है वो रिएक्ट कर जाती है ना। तो जो हमारे रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स है, यानी जो हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो ड्रग्स बनाए हैं, उनमें इस तरह के इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज नहीं मिल पाते, है ना, या कम मिलते हैं। किसके कंपैरिजन में, एज कम्पेयर टू अदर नॉन ह्यूमन सोर्सेज, मतलब ऐसे कई और नॉन ह्यूमन सोर्सेज है ना, जिनका यूज़ करके हम कई सारे ड्रग्स बनाते हैं, है ना। तो उनके रिएक्शन ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि इंसुलिन, है ना, तो इंसुलिन हम पहले कहाँ से ला रहे थे, पहले हम ला रहे थे स्लॉटर्ड कैटल से, है ना, पिग्स एंड कैटल, उनके पैनक्रियाज में से हम निकाल रहे थे, है ना। है तो वो भी नॉन ह्यूमन सोर्स, लेकिन उससे रिएक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही थी। उससे जो हम एलर्जिक रिएक्शंस जैसे देखते हैं, वैसे रिएक्शंस हो रहे थे ह्यूमन बॉडी में। क्यों? क्योंकि वो एक फॉरेन सोर्स था, है ना। लेकिन लेकिन जो हमारा बायो टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, या फिर जो हम कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग को यूज़ करके हमारे प्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंसुलिन है, हम अगर उसको एज अ सब्स्टिट्यूट यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह के हमें इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज या कहें तो रिएक्शंस नहीं देखने को मिल रहे हैं। कंटिन्यू करें तो बोल रहा है कि 30 इस तरह के थेरेपेटिक ड्रग्स है जो अभी तक बनाए जा चुके हैं। इनमें से केवल इंडिया में 12 अप्रूव्ड है मार्केटिंग के लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए। क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत कम ट्रस्ट करता है ऐसी सारी मेडिसिन को। उसका यही मानना है कि ये एक तरह से ज़्यादा रिएक्ट करेंगी, बल्कि ऑन द काउंटर पार्ट ये कम रिएक्ट कर रही हैं, है ना। जो मैंने एग्जांपल बोला, जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, उसको हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है। तो कहता है कि, है ना, मैनेजमेंट ऑफ ऑन एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज, है ना, एडल्ट में जो स्टार्टिंग फेज है डायबिटीज का, उसमें अगर इंसुलिन को रेगुलरली लिया जाए तो उससे जो डायबिटीज है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है। लेकिन अगर ह्यूमन इंसुलिन अवेलेबल ना हो तो तब क्या करेंगे, क्योंकि इंसुलिन कहीं से तो लाना पड़ेगा ना उनको देने के लिए, तो वो कहाँ से लाएंगे।
If you discuss this, one would have to isolate and use insulin from other animals. दूसरे एनिमल से लाना पड़ेगा, कहीं से तो लाना पड़ेगा ना इंसुलिन की डिमांड पूरी करने के लिए, क्योंकि एक या तो ये आप डायबिटीज से गुजरते रहो या फिर आप इंसुलिन लो, है ना। इंसुलिन हम लाए कहाँ से, एनिमल से। लेकिन अब पहली बात तो ये है कि है ना, जो दूसरे एनिमल से ला रहे हैं क्या वो उतना इफेक्टिव होगा, है ना। और कि ये हमारे जो इम्यून रिस्पॉन्स है हमारी बॉडी का, उसको ओवरकम कर पाएगा। सारे क्वेश्चंस का आंसर यही है कि नहीं कर पाएगा। एक तो पहली बात तो जो नेचुरल बन रहा है इंसुलिन उसके जितना इफेक्टिव नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो दूसरा एनिमल की बॉडी टाइप के हिसाब से बना हुआ है। एंड सेकेंडली वो एलर्जिक रिएक्शंस करेगा ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि वो फॉरेन है। ठीक है। अब इमेजिन कि एक कोई ऐसा बैक्टीरियम होता जो कि ह्यूमन इंसुलिन बना देता, है ना। कह रहा है कि ऐसा कोई बैक्टीरियम होता जो ह्यूमन इंसुलिन बना देता, तो सारा प्रोसेस ही इतना सिंपल हो जाता कि हमको बस क्या चाहिए, वो बैक्टीरिया चाहिए और वो अपने आप हमें जितना इंसुलिन चाहिए वो अपने आप बना देगा। लेकिन अब इसमें एक क्वेश्चन और बीच में इसने डाल दिया, क्या कि इंसुलिन को ओरली एडमिनिस्ट्रेट करा जा सकता है क्या, ओरली लिया जा सकता है कि क्या नहीं, नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि इंसुलिन है वो प्रोटीन बेस्ड है। ठीक है। जो हमारा इंसुलिन है वो प्रोटीन बेस्ड है। अगर हम प्रोटीन बेस्ड को ओरली एडमिनिस्टर करेंगे यानी इनटेक करेंगे, तो वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होकर जाएगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से होकर जाएगा तो प्रोटीन का अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका स्ट्रक्चर ही टूट जाएगा। जब स्ट्रक्चर ही टूट गया तो वो काम ही नहीं करेगा एज इंसुलिन। ठीक है। तो हमें उसको हमारे ब्लड में ही लेना पड़ेगा एज प्रोटीन, उसकी जो प्रोटीनिशियस फॉर्म है उसी में हमें इनटेक करना पड़ेगा। ठीक। तो पहले हमारा इंसुलिन कहाँ से आ रहा था डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए? फ्रॉम द पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड पिग्स एंड कैटल। जो स्लॉटर्ड यानी जो खाने के पर्पस के लिए जिनको काट के रखा जाता था स्लॉटर हाउसेस में, कसाई घर में, है ना। तो उनके पैनक्रियाज को निकाल के उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता था हमारा इंसुलिन फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज ऑल्सो, है ना। अब एनिमल सोर्स था तो उसमें कई पेशेंट्स में एलर्जी, है ना, और अदर टाइप के रिएक्शंस देखने को मिले। क्यों? क्योंकि ये फॉरेन प्रोटीन था, बाहर से आया था, तो ऑब्वियसली रिएक्शंस करेगा, एलर्जी कॉज करेगा, है ना। इसको बनाने में क्या दिक्कत थी कि हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करा सकते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत क्या थी कि इंसुलिन जो होता है ना, वो दो छोटी पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है ना। चेन ए एंड चेन बी, है ना। और ये दोनों चेन्स हमारी किससे जुड़ी हुई होती है? डाइसल्फाइड ब्रिजेस से। ठीक है। साइड में हमारे पास डायग्राम है, इसमें दिखाया हुआ है, देखो कि ये हमारी चेन ए, ये चेन बी, और इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं। तो ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, है ना, और बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। ठीक है। लेकिन हम जैसे एनिमल मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इनमें हम पहले एक प्रो हार्मोन की तरह का एक प्रो इंसुलिन बनाते हैं, है ना। मतलब एक्चुअल इंसुलिन बनने से पहले हमारी बॉडी में एक प्रो इंसुलिन बनता है, यानी उससे प्रीसीडिंग एक स्टेज बनता है ना। उस स्ट्रक्चर में एक चीज एक्स्ट्रा होती है। वो चीज क्या होती है? एक और चेन होती है, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है जिसको कहते हैं सी पेप्टाइड, है ना। ये देखो, ये जो एक्स्ट्रा है ना, ये चीज, ये एक्स्ट्रा है, ये हमारे मिच्योर, जो हमारा मिच्योर इंसुलिन है उसमें नहीं मिलती। अब दिक्कत क्या हो रही थी, हम बना रहे थे, हम प्रो हार्मोन बना रहे थे, जैसे प्रो हार्मोन होता है वैसे ही प्रो इंसुलिन होता है। वो प्रो इंसुलिन बन रहा है ना, आर्टिफिशियली हमने प्रोड्यूस करा लिया। दिक्कत हो रही थी कि उसमें से हमें उसके मैचुरेशन के लिए सी पेप्टाइड को रिमूव करना है ना। और जो आरडीएनए टेक्निक्स है उस उससे हम इस मेच्योर फॉर्म को बना नहीं पा रहे थे, इस जो एक्स्ट्रा सी पेप्टाइड चेन है इसको हटा नहीं पा रहे थे। तो इसके लिए 1983 में 1983 में एली लिली, एक अमेरिकन कंपनी है, उसने एक बहुत ही सिंपल अप्रोच अपनाई, है ना। एंड वो अप्रोच क्या थी कि उसने दो डीएनए सीक्वेंसेस बनाए, है ना। दो डीएनए सीक्वेंसेस बना के उससे क्या प्रोड्यूस कराया? ए चेन बी चेन, और दोनों को
लाके इंसुलिन चेन्स थी और उनको डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया। सी पेप्टाइड की जो चेन थी, है ना, मतलब एज अ प्रो इंसुलिन उन्होंने प्रोड्यूस ही नहीं कराया। जब वो प्रोड्यूस ही नहीं करा तो उसको हटाने का जो प्रॉब्लम था वो ही खत्म हो गया, एंड लाइक दिस वी गॉट आर आर्टिफिशियल इंसुलिन। ठीक है। इसके बाद हमारे पास दिया हुआ है एक केस स्टडी सॉर्ट ऑफ समझाने के लिए जीन थेरेपी पे। जीन थेरेपी, है ना, मतलब अब फिर से नाम समझो, जीन की थेरेपी कर रहे हैं हम, जीन्स को ऑल्टर करेंगे हमारी बीमारियों को हटाने के लिए, अगेन बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके। अब क्या कह रहा है कि अगर एक पर्सन हेरिडिटरी डिजीज के साथ पैदा होता है ना, तो कोई करेक्टिव थेरेपी दी जा सकती है क्या इस डिजीज के लिए, है ना। तो जीन थेरेपी उसी का आंसर है कि जीन थेरेपी दे सकते हैं हम उसको सही करने के लिए। ठीक है। इसमें क्या क्या करते हैं हम कि जो भी जीन में डिफेक्ट है बच्चे के या एम्ब्रियो के, है ना, उसको हम करेक्ट कर देते हैं। ठीक है। जो सेल्स हैं बॉडी के, जो भी उस पर्सन के सेल्स हैं बॉडी के, उनको लिया जाता है, जो टिश्यूज हैं उनको लिया जाता है, जो भी डिजीज के लिए है ना, उसमें हमारे जो करेक्ट जीन्स हैं उनको इंसर्ट करा जाता है ना। अब इट इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ नॉर्मल जीन इनटू द इंडिविजुअल एम्ब्रियो, है ना, जिससे कि जो भी नॉन फंक्शनल जीन है वो उसका काम खत्म हो जाता है हमारे ह्यूमन बॉडी से। जो भी चाइल्ड की एम्ब्रियो की जो बॉडी है उससे नॉन फंक्शनल जीन तो हम हटा देते हैं एंड उसमें फंक्शनल जीन लगा देते हैं, जिससे वो करेक्ट प्रोटीन बना देगा एंड करेक्ट फंक्शंस उसमें फिर होने लग जाएंगे। ठीक है। जो फर्स्ट थेरेपी थी वो कब दी गई थी? फर्स्ट थेरेपी दी गई थी जीन थेरेपी 1990 में। एक 4 साल की बच्ची थी जिसका नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, अशांति डे सिल्वा। ठीक है, अशांति डे सिल्वा उस बच्ची का नाम था, है ना। 1990 में वो 4 साल की बच्ची थी। उसको डेफिशिएंसी थी किसकी? एडिनोसिन डी एमिनेज। एडिनोसिन डी एमिनेज नाम का एंजाइम होता है, उसकी उसमें डेफिशिएंसी थी। ठीक है। अब इम्यून फंक्शन, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है उसके काम करने के लिए, है ना, उसके काम करने के लिए ये एंजाइम बहुत ही क्रूशियल होता है। ठीक है। ठीक है। मतलब अगर ये एंजाइम नहीं बन रहा था तो उस बच्चे का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक था, वो कोई भी डिजीज कैच कर सकती थी बहुत आसानी से। ठीक है। अब इस किस वजह से हो रही थी ये डिजीज? कि जो जीन था एडेनोसिन डीएमिनेज बनाने वाला वो ही डिलीट हो गया इसकी बॉडी से, है ना। जब वो है ही नहीं तो वो एंजाइम बन नहीं रहा। ठीक है। तो इसमें वो बोल रही है एनसीईआरटी की जो ये डिजीज है, ठीक है, उसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं? बोन मैरो ट्रांसप्लांट से। ठीक है, कि अगर उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया जाए बच्चे का, ठीक है, तो ये डिजीज ट्रीट हो सकती है। लेकिन और कुछ केसेस में एंजाइम रिप्लेसमेंट कर सकते हैं या फंक्शनल एडीए जीन लगा सकते हैं। अब सभी अप्रोचेज में दिक्कत ये है कि जैसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, तो उसमें हमें इतना सारा बोन मैरो कहाँ से मिलेगा? एंजाइम रिप्लेस करेंगे, इतना सारा एंजाइम कहाँ से लाएंगे? ठीक है। कंप्लीटली क्यूरेटिव कुछ भी नहीं है। ठीक है। और फर्स्ट अगर हम जीन थेरेपी करते हैं तो जीन थेरेपी का फर्स्ट स्टेप होता है कि जो नॉन फंक्शनल लिम्फोसाइट्स हैं उसको बॉडी से बाहर निकाला जाता है ना, उसको बाहर की तरफ ग्रो करा जाता है। फंक्शनल एडीए सीडीएनए उसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं रेट्रोवायरस को एज अ वेक्टर यूज करके, फिर से वापस इन जो लिम्फोसाइट्स है वापस से इनको रीइंट्रोड्यूस करा दिया जाता है बॉडी में पेशेंट की। ठीक है। लेकिन दिक्कत वही, ये सेल्स इमॉर्टल नहीं है ना, ये सेल्स मॉर्टल है, ये जाके बॉडी में चली तो जाएंगी, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके मर जाएंगी। अब जो फिर से नई लिम्फोसाइट्स बनेगी उनमें फिर से एडी की डेफिशिएंसी होगी, तो ये प्रोसेस हमें बार बार करवाना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन तो इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो ओनली परमानेंट सॉल्यूशन दैट एनसीईआरटी सजेस्ट अस इज जो मैरो सेल्स है एडीए बनाने वाले उनको अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही सेल्स में इंट्रोड्यूस करा दिया जाए। दैट इज द ओनली परमानेंट क्योर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब क्या है कि हमारे जो बॉडी में अलग अलग टाइप की डिजीजेस होती है,
है ना, हमें उनको डिटेक्ट करना रहता है कि हमें पता चल जाए कि कौन सी डिजीज है, कहाँ पे हो रही है, कितनी क्वांटिटी में वो फैल चुकी है बॉडी में, ताकि हम उसका करेक्ट क्या कर सके, इलाज कर सके, है ना। तो उसके लिए भी हम हमारी बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेथड्स होते हैं हमारे, जैसे कि सीरम और यूरिन एनालिसिस, है ना, ये अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं होता इनसे। क्यों? क्योंकि हम डिटेक्ट कब करते हैं इनसे, जब हमारे पास किसी डिजीज के सिम्टम दिख जाए। किसी डिजीज के जब सिम्टम आ जाते हैं, उसका मतलब होता है कि जो पैथोजन है, यानी जो बैक्टीरिया वगैरह है, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा बढ़ चुका है बॉडी में, उसकी कंसंट्रेशन बहुत हाई हो चुकी है बॉडी में। लेकिन हमें पहले पता लगाना चाहिए कि अगर ऑलरेडी कंसंट्रेशन हाई हो गई तो उसको हैंडल करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कि हम कम कंसंट्रेशन में ही हमें पता चल जाए कि है ना, कि हाँ हमारी बॉडी में ये वाला पैथोजन एंटर किया है, हमको इसको ट्रीट करना है। तो उसके लिए हम कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड टेक्निक्स, जैसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे, और जिसको हम क्या कहते हैं, एलाइजा टेस्ट, है ना। तो ये तीन ऐसी टेक्निक्स दी हुई हैं जिनसे हम अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं डिजीजेस का। क्योंकि किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए उसका अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है देखो, कि जब लो कंसंट्रेशन होता है ना, तो उसको तो सिम्टम्स तो विजिबल नहीं होते, है ना, लेकिन उसको एम्प्लीफाई करा के, कैन बी डिटेक्टेड बाय एम्प्लीफिकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड बाय पीसीआर टेक्निक। पीसीआर टेक्निक हमें पता है क्या करती है, उसको एम्प्लीफाई करा देती है, जिससे जो हमारे पास हमारा डीएनए होता है, उसमें अगर कोई भी पैथोजन होता है, तो मतलब जो पैथोजन का डीएनए होता है वो एम्प्लीफाई हो जाता है। कि अब यही पूछ रहा है इसमें कि कैन यू एक्सप्लेन व्हाई पीसीआर कैन डिटेक्ट वेरी लो अमाउंट्स ऑफ डीएनए। हाँ, क्योंकि उसको एम्प्लीफाई करा देते हैं। हमने पीसीआर टेक्निक पढ़ी है, तो उसमें हमने देखा था कि हम कैसे डीएनए को एम्प्लीफाई करा रहे थे, उसकी क्वांटिटी को छोटे से कॉन्सेंट्रेशन से उसको एम्प्लीफाई, उसको रेप्लिकेट करा करा के हमने उसको बड़ा करके देख लिया था कि इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स हैं, क्या नहीं है। ठीक है। तो पीसीआर इसलिए हम रूटीनली आजकल यूज करते हैं, किसके डिटेक्शन के लिए? एचआईवी के डिटेक्शन के लिए, और कैंसर पेशेंट्स के लिए भी। एचआईवी जैसे एड्स, एचआईवी से जो एड्स होता है उसके डिटेक्शन के लिए, और कैंसर पेशेंट्स में भी हम पीसीआर टेक्निक का यूज कर लेते हैं। इट इज अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जितने भी हैं, उसमें ये टेक्निक बहुत ज़्यादा काम आती है। उसके अलावा हमें दूसरी टेक्निक जिसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो है ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी में हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए हम लेते हैं। ठीक है। उस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आरएनए में हम क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल्स उसको टैग कर देते हैं, यानी उसको रेडियो एक्टिवेट कर देते हैं, है ना। फिर उसको हाइब्रिडाइज करने के लिए छोड़ देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ क्लोन सेल्स में। ठीक है। उसको हम डिटेक्ट कैसे करेंगे ऑटो रेडियोग्राफी से, कि जो क्लोन सेल होगा, ठीक है, जो क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन, वो फोटोग्राफिक फिल्म पे अपीयर नहीं होता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो फोटोग्राफिक फिल्म पे अपीयर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रोब है उसके उसके पास कॉम्प्लीमेंट्री म्यूटेटेड जीन नहीं होगा, है ना। जो प्रोब है हमारा, उसके पास नहीं होगा क्या, कॉम्प्लीमेंटरिटी किसकी, म्यूटेटेड जीन की। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है, जो कि एलाइजा टेस्ट है। एलाइजा टेस्ट, एलाइजा, एलाइजा की फुल फॉर्म क्या थी, ये रही। एलाइजा की फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट ऐसे, है ना। ये एलाइजा टेस्ट है। एलाइजा टेस्ट में कौन सा प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है एलाइजा टेस्ट? उस प्रिंसिपल का नाम है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कई बार।
ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन किसका प्रिंसिपल है? एलाइजा टेस्ट का प्रिंसिपल है। इसमें हम क्या करते हैं, जब इन्फेक्शन होता है तो हमें पता है कि वो क्या करता है, जो पैथोजन है उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट हो जाएगी, क्या मिलने लगेगी, एंटीजन्स मिलने लगेंगे पैथोजन के, है ना। उसके अगेंस्ट उससे हमारी बॉडी को बचाने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या बनाता है, एंटीबॉडीज बनाएगा। तो या तो एंटीबॉडीज डिटेक्ट कर लो या एंटीजन्स डिटेक्ट कर लो, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ, ये वाले पैथोजन से हमारी बॉडी इन्फेक्टेड है। ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है। अब आ रहा है हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते क्या हैं, तो वो बता दें। पहले बताया था हमने कि एनिमल्स, वो एनिमल्स जिनका डीएनए हमने मैनिपुलेट कर दिया, किस चीज के लिए, टू पोजेस एन एक्सप्रेस एक्स्ट्रा फॉरेन जीन। मतलब एक्स्ट्रा फॉरेन जीन जो हम डाल रहे हैं, उसको रखने और उसको एक्सप्रेस करवाने के लिए हमने कुछ एनिमल्स का डीएनए मैनिपुलेट करा दिया, कन्वर्ट करा दिया, है ना। उन एनिमल्स को हम नाम दे रहे हैं क्या, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है। अब कई सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स मिलते हैं, जैसे कि रैट्स हो गए, रैबिट्स हो गए, पिग्स हो गए, शीप हो गई, काव हो गई, फिश हो गई, है ना। कई सारे मिलते हैं, लेकिन जो हमें मोस्ट क्वांटिटी में मिलता है, जो सबसे ज्यादा मिलता है, वो 95% क्वांटिटी जिसकी है, वो है हमारा माइस। सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल्स हम माइस को ही बनाते हैं, उसी को हम अपना एज अ यूज करते हैं, कि इसी पे हम सारे अपने एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे। ओके। फिर उसके बाद ये पूछ रहा है कि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं क्या, कि व्हाई आर दीज एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस, बनाते क्यों हैं, कि एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, कि हम अगर कोई नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, तो हमें अगर उसको टेस्ट करना है, तो हमें कोई हमें कोई वो तो चाहिए ना जिसपे हम टेस्ट कर सकें, तो वो यही है ना, जिन पे टेस्ट किया जाएगा, है ना, वो यही है। फिर हाउ कैन मैन बेनिफिट फ्रॉम सच मॉडिफिकेशंस, मैन का क्या बेनिफिट होगा? अरे जब हमें पता चल जाएगा कि हाँ, हमने कोई नई थेरेपेटिक ड्रग बनाई है, या कोई नई टेक्नोलॉजी बनाई है, कोई नया जीन आइडेंटिफाई करा है, कोई नया प्रोटीन आइडेंटिफाई करा है, तो हम पहले इनको ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो है हमारे, उन पे टेस्ट करके देखेंगे, उन पे क्या क्या रिजल्ट आ रहे हैं, उससे मिलता जुलता ही रिजल्ट आएगा हमारे पास ह्यूमंस में, फिर हम उसको ह्यूमन टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। तो उससे मैन का क्या फायदा हो रहा है, कि हमें डायरेक्टली ह्यूमन पे उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ रहा, हमारे पास एक एक्स्ट्रा सब्स्टिट्यूट मिल रहा है हमें टेस्ट करने के लिए हमारे नई नई टेक्नोलॉजीज, नए नए ड्रग्स। ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्या लिखा है, कि क्या क्या रीजंस हैं उसके। तो पहला बोल रहा है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, कि जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, उनमें अलग अलग जीन्स, हाउ जीन्स आर रेगुलेटेड, अलग अलग जीन्स हम उसमें डाल के स्टडी कर सकते हैं, कि वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, क्या उनके नॉर्मल फंक्शंस को, उनकी बॉडी के उनके डेवलपमेंट को। ठीक है। एग्जाम्पल दे रहा है कि स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व्स इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, कि अलग अलग टाइप के फैक्टर्स होते हैं जो बॉडी की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, जैसे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो उनको स्टडी करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज करेंगे। ठीक है। जो अदर स्पीशीज हैं, ठीक है, और दूसरे जो एनिमल्स हैं, कुछ प्लांट्स हैं, उनमें से अलग अलग जीन्स लेकर आएंगे, उनको इनमें इंट्रोड्यूस कराएंगे, कुछ चेंजेस होंगे इनमें, उन चेंजेस को फिर हम स्टडी करेंगे, कि उससे ऑल्टर हो जाएगा क्या, कुछ फॉर्मेशन फैक्टर का, है ना। फिर उनके जो बायोलॉजिकल इफेक्ट्स को हम पढ़ सकते हैं, है ना, उनका जो बायोलॉजिकल रोल है इसमें, वो हम स्टडी कर सकते हैं, कि उसका बाद में चल के ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या वो हमारे काम आएगा या नहीं, वो हम देख सकते हैं। ओके। फिर पूछ रहा है क्या, कि स्टडी ऑफ डिजीजेस, कि कई सारी डिजीजेस हैं, है ना, तो उनमें हम कैसे काम में ले सकते हैं, कि हाउ जीन्स कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज, कि जो डिजीज बढ़ रही है उसके डेवलपमेंट में हमारी जीन्स का क्या काम है, तो वो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू ही देखते हैं, है ना। दे आर स्पेशली मेड टू सर्व एज मॉडल्स फॉर ह्यूमन डिजीज, कि जो हमारी ह्यूमन में जो डिजीजेस होती हैं, उनमें
उनके मॉडल्स की तरह यूज करते हैं कि इस पे टेस्ट करके देखेंगे कि हमारी जो नए ट्रीटमेंट्स हम लेकर आ रहे हैं उसका ह्यूमंस पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ह्यूमन के एक मॉडल पे हम पहले टेस्ट करके देखेंगे कि हाँ ये फर्क हमें दिख रहा है, ये हमें काम करता हुआ दिख रहा है ना। अब कई सारी ऐसी कौन सी डिजीजेस हैं जिनके लिए हम टेस्ट करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे, तो वो है कैंसर, सिस्टिक फिब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और एल्जाइमर। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आगे चलो। आगे कह रहा है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कैसे? जैसे मेडिसिन हो गई, है ना, कुछ भी ह्यूमन डिजीजेज है उनको ट्रीट करने के लिए। पर ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं बनाने के लिए। ठीक है। तो जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उन उनसे हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बनवा सकते हैं कि हमने जैसे कुछ भी हमारा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जैसे कि इसमें कि पोर्शन ऑफ डीएनए हमने उसमें इंट्रोड्यूस करा दिया है ना, वो जो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए कोड कर रहा था, है ना। जैसे कि एक होता है ह्यूमन प्रोटीन अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन को कोड करने वाला जीन था, वो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल में इंट्रोड्यूस करा दिया। उससे क्या ट्रीट होता है हमारा? उससे हम एम्फाइसीमा नाम की डिजीज को ट्रीट करते हैं। ठीक है। तो अब हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स जो हैं वो हमें हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना बना के दे देंगे क्योंकि हमने उसमें ये इंट्रोड्यूस करा दिया, तो वो ये वाला प्रोडक्ट बना के दे देंगे। सिमिलर अटेम्प्ट हमने किस में किए? एक और डिजीज है फिनाइल कीटोन्यूरिया, पीकेयू, है ना, और सिस्टिक फिब्रोसिस। इन दोनों डिजीजेस में भी हमने सेम मेथड यूज किया कि वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमें वो डिजायर्ड प्रोडक्ट्स बना के दे दें, ताकि क्योंकि जो बाहर से हम अगर बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा था बनाने के लिए। ठीक है। इसी तरह से दिया हुआ है कि 1997 में हमने पहली ट्रांसजेनिक काऊ बनाई थी, रोजी, है ना। वो ह्यूमन प्रोटीन, जो ह्यूमन प्रोटीन है ना, उससे एनरिच्ड मिल्क दे रही थी। मतलब जो ह्यूमंस का जो मिल्क होता है, जब मदर लैक्टेट करती है तो उसमें जो प्रोटीन मिलता है ना, वो प्रोटीन हमने एक काऊ के मिल्क से प्रोड्यूस करवा दिया, है ना। ऐसी सी चीजें हम करवा सकते हैं। तो उस प्रोटीन का वेट कितना था? 2.4 ग्राम्स पर लीटर। इतना तक हमने वो प्रोटीन प्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है। द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन, है ना। ये एक अगेन प्रोटीन ह्यूमन अल्फा लैक्टा एल्ब्यूमिन, है ना, ये उसमें था प्रेजेंट। और न्यूट्रिशनली वो ह्यूमन बेबीज के लिए बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड था कि जब हम ह्यूमन बेबीज को अगर कोई उसकी मदर लैक्टेट नहीं कर पा रही या अदर किसी रीजन की वजह से उसे हम नेचुरल काउ मिल्क फीड कर रहे हैं, तो उससे एक बेटर सब्स्टिट्यूट है हमारा क्या? ये बैलेंस्ड प्रोडक्ट जो कि हमें मिल रहा है कि ह्यूमन प्रोटीन से एनरिच्ड मिल्क। ठीक है, ये हमने करा लिया। फिर इसके बाद हमें आ रहे हैं वैक्सीन सेफ्टी, कि वैक्सीन को भी टेस्ट करने के लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स का यूज कर रहे हैं, मोस्टली ट्रांसजेनिक माइस का यूज करते हैं हम। ठीक है, कि वो वैक्सीन जो हम ह्यूमंस पे लगाने वाले हैं क्या वो सेफ है भी कि नहीं। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि ट्रांसजेनिक माइस आर यूज टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। पोलियो वैक्सीन की हमने सेफ्टी टेस्ट करी है इस पे, है ना। और ये काफी सक्सेसफुल और रिलायबल मेथड है। क्यों? क्योंकि इसके लिए हम जो मंकीज, पहले मंकीज का यूज होता था, पहले हम बंदरों का यूज करते थे, उन बेचारों पे सारे टेस्ट करते थे। उनको पकड़ पकड़ के कितना लाओगे, है ना, उनकी डेथ हो रही है, उनकी स्पीशीज डिक्लाइन हो रही है ना। तो उसके लिए फिर इस तरह के ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए गए, है ना। तो उनको रिप्लेस कर दिया गया है, मंकीज को रिप्लेस कर दिया गया है किसी से? ट्रांसजेनिक माइस से। ठीक है। लास्ट हमारा है केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। वही सेम कि जब हम कोई ड्रग्स बना रहे हैं, कोई भी थेरेपेटिक ड्रग्स आया है नया मार्केट में, तो उसको पहले से उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी टॉक्सिसिटी की सेफ्टी के लिए उसको टेस्ट किया जाएगा कि भाई वो टॉक्सिक तो नहीं है। ह्यूमन बॉडी में जाके किसी के बेचारे कोई ठीक होने के लिए ले रहा है, पता चले उसको लेके मर गया, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम ऐसे ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे उनको पहले टेस्ट करते हैं।
ठीक है। द प्रोसीजर इज सेम इज दैट यूज फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग, है ना। जो ड्रग्स हैं उनकी टॉक्सिसिटी, कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, कितना फ़ायदा पहुंचा रहा है, किस हद तक फ़ायदा पहुंचा रहा है, वो सब हमें स्टडी करना होता है पहले, उसको मार्केट में लॉन्च करने से पहले, ह्यूमंस पे उसको टेस्ट करने से पहले। ठीक है। अब जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उनमें हम ऐसे जीन्स लगा देते हैं जिससे कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं किसके लिए, टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए। मतलब अगर हल्का सा भी उनको टॉक्सिसिटी फील हुई तो वो अ, उसको टॉलरेट नहीं करेंगे। जो अगर हम इसकी जगह नेचुरल एनिमल्स या नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज करते, जैसे कि हम पहले यूज कर रहे थे मंकीज का, तो वो एनिमल्स उसमें कोई किसी भी तरह से इतने सेंसिटिव नहीं रहते, वो इतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं दिखाते। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम ही उसके अगेंस्ट में एक्ट करता है। तो लेकिन हम जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना रहे हैं उनको हमने बहुत ज़्यादा वीक कर दिया, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना दिया है इस पर्पस के लिए, हमारे पर्पस के लिए। ठीक है। फिर उनको टॉक्सिक सब्सटेंसेस पे उनको एक्सपोज किया जाता है और उन्हें स्टडी किया जाता है ना। इन एनिमल्स पे करने का फायदा ये है कि हमें जल्दी हमारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, कि हमें ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा टाइम वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं टॉक्सिक एनवायरनमेंट को और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को लेकर। ठीक है। तो ये हमने वजह पढ़ी कि हमें क्यों चाहिए हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या क्या रोल है, कहाँ कहाँ यूज़ आ रहे हैं, है ना। अब हमें पढ़ना है एथिकल इश्यूज, कि ऐसे कौन सी मॉरल वैल्यूज हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिनका उल्लंघन होता है, कि जिसके चलते ये सारी चीजें इंडिया में या ऑल और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में क्यों इतनी फैल नहीं रही, क्यों इनका डेवलपमेंट इतना रुका हुआ है। तो उससे रिलेटेड कई सारे एथिकल इश्यूज हैं। जैसे कि हमने ऊपर अभी थेरेपेटिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा कि 30 ऐसे थेरेपेटिक ड्रग्स ढूंढे जा चुके हैं, लेकिन केवल और केवल 12 ऐसे थेरेपेटिक ड्रग्स को हमने इंडिया में अप्रूव कर रखा है। तो उसका रीजन क्या है? कि लोगों को ट्रस्ट नहीं है ना। और लोगों को ट्रस्ट क्यों नहीं है? वो एथिकल रीजंस की वजह से ट्रस्ट नहीं है, कि उनको लगता है ये हमारे मॉरल्स, ये हमारी वैल्यूज के अगेंस्ट जा रहा है। ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या एथिकल इश्यूज क्या कह रहे हैं, कि द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय द ह्यूमन रेस, कि एक जो इंसान है वो सारे एनिमल्स का मैनिपुलेट कर रहा है ना। उस पे कोई रेगुलेशन नहीं लगा रहे, कुछ रूल्स नहीं है। तो जो मॉरल्स हैं हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज के, वो हेल्प कर रही है या एक्चुअली कई ऑर्गेनिजम्स को हार्म कर रही है। तो उसको हमें समझने की जरूरत है कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स को यूज करके। ठीक है। कि भाई एक्चुअली हम हेल्प करने जा रहे हैं खुद को, या हम सेल्फिश होते जा रहे हैं खुद की तरफ। तो वो उसके बीच का हमें फर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है। मोरालिटी के बियॉन्ड जाना ऐसे इश्यूज में, तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। मतलब बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के अलावा हमें इन चीज़ों की मोरालिटी भी देखनी चाहिए, कि भाई कितना ये ठीक कह रहा है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसकी लाइफ आप खतरे में डाल रहे हो खुद के फायदे के लिए। ठीक है। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए ऐसे एथिकल इश्यूज, इन एथिकल रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट, कि भाई हमें पता ही नहीं है उस जो ड्रग हमने उस बेचारे एनिमल को दिया है उसके बाद उसमें क्या रिजल्ट मिलने वाला है, और उस ऑर्गेनिज्म को हमने इकोसिस्टम में छोड़ दिया। अब पता नहीं हमारी जो लाइफ है, जो बायो साइकिल्स चल रही है हमारी, उन पे क्या फर्क पड़ेगा वो हमें नहीं पता। ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है ये, जो हम ड्रग्स और जो भी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं उनके रिजल्ट्स को भाप पाना। ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने इंडिया में एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की है जिसका नाम है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी का नाम इम्पोर्टेंट है।
जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी की जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, जितने भी हमें कोई नई चीज़ टेक्नोलॉजी लॉन्च करनी है, कोई नया ड्रग लॉन्च करना है, तो उससे पहले उसकी वैलिडिटी ये कमेटी चेक करेगी कि वहाँ पे क्या क्या रिसर्च की ज़रूरत है, सेफ्टी है कि नहीं, ऐसे जेनेटिकली इंजीनियर्ड मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को लोगों की सर्विस में लाना क्या उनके लिए सेफ है, क्या उनके लिए एक्चुअली बेनिफिशियल है, या इकोसिस्टम के लिए क्या वो बेनिफिशियल है, क्या एथिकली मॉरली भी वो सही है, ये हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, वो देखेगा कौन, हमारी जीईएसी जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी। ठीक है, क्या कह रहा है आगे कि मॉडिफिकेशन या फिर यूजेज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विसेज, जैसे कि फूड या मेडिसिन सोर्सेज, तो उसके लिए पेटेंट प्रोवाइड करे जाते हैं। यानी एक ऐसा एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो ये वेरीफाई करता है कि हाँ, ये जो खोज है ये आपकी खुद की है ना, इसको आपके अलावा कोई मिसयूज नहीं कर सकता। तो उसके लिए कई सारे ऐसे बायो पेटेंट्स दिए जाते हैं। लेकिन कई लोग होते हैं जो बायो पेटेंट्स का उल्लंघन करके इलीगली, है ना, कई सारी चीजें बेचते हैं। कि मान लो मैंने कोई एक्स वाई जेड टेक्नोलॉजी ढूंढ ली कि इससे कैंसर ट्रीट हो सकता है परमानेंटली। ठीक है, लेकिन मैंने इसको पेटेंट करा लिया, हम मैंने गवर्नमेंट के पास जाके इसको पेटेंट करा लिया। हाँ, तो गवर्नमेंट ने लिख दिया कि हाँ, ये बायो डॉट कॉम के अलावा कोई यूज नहीं करेगा, है ना, ये इनका पेटेंट है, इनके पास पेटेंट है, ये इनकी खुद की एक टेक्नोलॉजी है। लेकिन कोई दूसरा जना आके, भाई अब दूसरा चैनल आके बोल रहा है कि नहीं, ये तो मैंने मेरे चैनल पे पढ़ा पढ़ा के निकाली एक्स वाई जेड, उसने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ऐसा ऐसा बना दिया, और बोलता है कि ये है टेक्नोलॉजी, ये नाम है टेक्नोलॉजी का और इस नाम से बेच रहा है ना, तो मैं इस पे केस कर सकता हूँ कि नहीं, ये टेक्नोलॉजी मेरी है, ये देखो मेरा पेटेंट, है ना। तो उस जने को, दूसरे जने को ये अपनी टेक्नोलॉजी बंद करनी पड़ेगी, एंड मुझे पैसा देना पड़ेगा। कि वो मेरे को पैसा देगा कि मैंने आपकी टेक्नोलॉजी का गलत फायदा उठाया, उसके लिए आप ये मुआवजा लो। ठीक है, तो ये होती है बात। लेकिन अब कई जगह होता है कि, है ना, वो लोग मानने को तो तैयार नहीं होते, या फिर हमने जो पेटेंट है उसके बाद भी वो मिसयूज कर रहे हैं इलीगल तरीके से। तो उस प्रैक्टिस को, उस इलीगल प्रैक्टिस को हमने नाम दिया है इसका, बायो पायरेसी का। बायो पायरेसी पे आएंगे, उससे पहले ये थोड़ा दिया हुआ है, क्या दिया, इस बायो पायरेसी से रिलेटेड ही दिया हुआ है कि लोगों में गुस्सा भरा हुआ है कुछ कंपनीज को लेकर। क्यों? क्योंकि उनको ऐसी जो टेक्नोलॉजीज हैं, प्रोडक्ट हैं, उनके लिए पेटेंट दिया गया। कई कंपनीज ने ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज को पेटेंट करा लिया, जो कि जो फार्मर्स हैं, जो इंडिजिनस पीपल हैं, यानी जो देसी लोग हैं, है ना, वो कई सालों से यूज कर रहे हैं। वो कई सालों से वो कई सालों से उसको यूज कर रहे हैं एक स्पेसिफिक कंट्री में। जैसे कि हम हैं इंडिया में, हमें पता है कि हल्दी लगाने से भाई चोट ठीक हो जाती है, हल्दी वाला दूध पियो, बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए अगर आपकी तबीयत खराब है। ठीक है, नीम है, नीम अगर आप अपनी बॉडी पे लगाओ, कई सारी डिजीजेस क्योर होती है, उसमें एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है ना। तो ये सारी चीजें हमें पता है, तो हम लोग तो कई सालों से यूज कर रहे हैं। पर कोई कंपनी जाके इस पे क्लेम ठोक दे कि नहीं भाई, हल्दी के जितने भी गुण हैं वो मुझे मैंने खोजे हैं, तुम्हें मेरे को पैसा देना पड़ेगा अगर तुम हल्दी का दूध पी रहे हो, तो फिर ये तो गलत बात है ना। क्योंकि इसलिए लोगों में गुस्सा है कि कई कंपनीज ऐसे फालतू के पेटेंट्स भी लेके बैठी है, एंड दिस इज द ट्रूथ। इसलिए लोगों को जो ट्रस्ट है वो यहीं से टूटता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई ये तो हमें पहले से पता है, तुम क्या नया बता रहे हो, हमें तो पहले से पता था, है ना। तो उन चीजों पे भी जो पेटेंट
कमिटीज होती हैं वो उस पे भी एक्शन लेती हैं, उस पे भी प्रॉपर रिसर्च करी जाती है, फिर उनसे पेटेंट छीन लिया जाता है कि भाई ये ऑलरेडी काफी ऑब्वियस है इस रीजन के लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि कई पेटेंट का है ना, कई सारे रूल्स रहते हैं कि रूल्स क्या रहते हैं कि भाई पहली बात तो वो किसी और ने नहीं खोजी होनी चाहिए तब आपको पेटेंट मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात वो चीज ऑब्वियस नहीं होनी चाहिए, है ना। ये एक पॉइंट होता है कि वो चीज ऑब्वियस नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मैं बोल दूं कल को कि भाई पानी पीना चाहिए, है ना, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। हाँ तो भाई तू क्या नया बता रहा है, लोग आके बोलेंगे भाई तू क्या नया बता रहा है, ये तो हमें ही पता था। तो उस चीज के लिए मेरे को पेटेंट नहीं मिलेगा, क्यों? क्योंकि वो चीज काफी ऑब्वियस है ना। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोलता है कि राइस, जो कि एक इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन है, ऐसा ही एक एग्जांपल दिया हुआ है कि राइस है हमारा, वो बहुत इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, कहीं पे ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी चले जाओ वहां पे। ठीक है, जिसका प्रेजेंस थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले से है एशियन एग्रीकल्चरल हिस्ट्री में। मतलब एशिया, हम जहाँ रहते हैं एशिया में, एशियन कॉन्टिनेंट में राइस बहुत सालों से उगाया जा रहा है, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स पहले से उगाया जा रहा है ना। इंडिया में अकेले में, हमारा इंडिया इतना डाइवर्स है ना, यहाँ पे अकेले में 2 लाख से 2 लाख से ज्यादा राइस की वेराइटीज है। ठीक है, और तो इंडिया की जो राइस की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत पुरानी है और बहुत रिच है। हमारे इंडिया में बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के राइस मिलते हैं, जिसमें से एक है जैसे हमारा बासमती राइस, बहुत सुना होगा कि बासमती राइस है, वो इंडिया की देन है वर्ल्ड को, है ना। बासमती राइस हमारा यूनिक है, और ये इतना फेमस क्यों है? क्योंकि इसका अरोमा अच्छा होता है, इसमें खुशबू होती है, इसमें एक अलग तरह का फ्लेवर होता है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं और नहीं मिलता। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा डेटा याद करना पड़ेगा कि 2 लाख से ज्यादा वैरायटीज है इंडिया में राइस की, और 27 से ज्यादा डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज है हमारे पास बासमती की, वो इंडिया में उगाया जाता है। ठीक है, बासमती राइस का हमारे पास कहाँ कहाँ उल्लेख मिलेगा हमें, कहाँ का रिटर्न प्रूफ कहाँ कहाँ मिलेगा हमें, जैसे हमारे एंशियंट टेक्स्ट हो गए, हमारे फोल्कलोर हो गए, मतलब जो पटकथाएँ पटकथा होती है हमारी, वैसे कई सारी कथाओं में मिल जाता है हमें बासमती राइस का उल्लेख, है ना। महाभारत के काल से है हमारे पास, है ना, कई सारी हमारे पास क्या है, कविताएं हैं हमारे पास, कहानियां हैं जिनमें बासमती राइस का उल्लेख है। अब उल्लेख उसी चीज का होगा ना जो मिलती है ना, ये माइथोलॉजी नहीं है, ये रियलिटी है, ये हिस्ट्री है इंडिया की। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया कि कुछ कुछ कंपनीज हैं जो काफी फालतू के पेटेंट ले लेके बैठ जाती है ताकि उनको पैसा मिले। ठीक है, तो ऐसे ही 1997 में एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने पेटेंट राइट्स ले लिए बासमती राइस पे यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से। ठीक है, अब ये वैरायटी, ये जो कंपनी है ये दावा कर रही थी एक नई वैरायटी बासमती का, जो कि एक्चुअल में तो इंडियन फार्मर्स की वैरायटी थी, उसको बेचने का, है ना। अब जो इंडिया में मिलने वाली, जो इंडिया का बासमती था, है ना, उसको इन्होंने क्रॉस करा दिया किससे, सेमी ड्वार्फ वैरायटी से, और उसको इन्वेंशन का नाम दे दिया, नोवेल्टी का नाम दे दिया। भाई ये इन्वेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि ये इंडिया में ऑब्वियस है, इंडिया में कई सालों से ये बासमती उगाया जा रहा है, तुम किसी दिन जाके बस उसको एक छोटा सा क्रॉस करा के दूसरे प्लांट के साथ, है ना, सेमी डुआफ वैरायटी, उसके साथ इसको क्रॉस करा दिया, उसको नया नाम दे रहे हो, तो वो नया नहीं है, ये काफी साल से वही है, ओरिजिनल इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो उस ओरिजिनलिटी के टैग को हटाया। ठीक है, फिर तो ये फंक्शनल इक्विवेलेंस मांगने लग गया कि जो भी लोग बासमती राइस बेच रहे हैं उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए पेटेंट के खिलाफ। तो उसके पेटेंट के खिलाफ कई सारे फिर मूवमेंट्स हुए उसको हटाने के, कि भाई जैसे हमारे इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन्स होती हैं, जिसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि टर्मरिक है, नीम है ना, तो उनके भी प्रोडक्ट प्रोसेसेस उस पे भी पेटेंट ले लेके बैठे हैं। तो भाई नहीं लेके बैठ सकते, क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ऑब्वियस है, ये बहुत सालों से हमें पता है। ठीक है, इसमें आपका ओरिजिनल कुछ भी नहीं है।
ठीक है। तो इफ वी आर नॉट विजिलेंट, हमें थोड़ा विजिलेंट, थोड़ा कठोर होना पड़ेगा, और हमें इन जो पेटेंट एप्लीकेशंस है इनके काउंटर में कुछ बोलना पड़ेगा, वरना हमारा जो लेगेसी है, हमारे जो पुरानी अ, हमारी धरोहर है ना, उसको ये लोग एनकैश करते रहेंगे, उससे पैसा कमाते रहेंगे इलीगल तरीके से। ठीक है, तो हमें स्ट्रांग रहना पड़ेगा और इनको मुंह तोड़ जवाब अ, देते रहना पड़ेगा, वरना ये लोग फिर से हमारी किसी ट्रेडिशनल चीज को लेके जाएंगे, वहां पे उसको पेटेंट कराएंगे, है ना, उससे पैसा कमाएंगे, और हम पे ही फिर उसका टैक्स और वो लगा देंगे कि भाई तुम हमारे पेटेंट के खिलाफ यूज कर रहे हो इस टेक्नोलॉजी को, इस प्रोसेस को, इस प्रोडक्ट को, तुम्हें अब हमें पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, इसलिए हमें पहले ही थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, और हमारी लेगेसी को लेके विजिलेंट रहना पड़ेगा कि हम इसे नहीं देने देंगे कोई भी किसी भी तरह का पेटेंट। ठीक है। बायोपायरेसी क्या है? बायोपायरेसी टर्म यूज किया जाता है किसी भी बायो रिसोर्स के किसी भी बायो रिसोर्स के मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा करने को बिना उसके उससे जो कंसर्न पीपल है, उससे जो कंसर्न कंट्री है, जो लोग हैं, उनको कंपनसेटरी पेमेंट दिए बिना। मतलब अगर ये हमारी टेक्नोलॉजी है तो उन्हें पहले हमें पैसा देना पड़ेगा कि भाई पहले हमें पैसा दो, फिर उसके बाद हम तुम्हें एक अप्रूवल देंगे कि हाँ अब तुम हमारी जो टेक्नोलॉजी, हमारा जो रिसोर्स है, बायो रिसोर्स, उसको तुम यूज कर सकते हो। लेकिन ये लोग, अगर कोई भी कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन उसको बिना तुम्हारे परमिशन के, बिना किसी कंपनसेटरी पेमेंट के अगर उसको यूज करती है, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। किस के अंडर? बायो पायरेसी के अंडर। ठीक है। ये ऐसी कंडीशन कहाँ आती है? ये आती है मोस्टली इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस में, जहाँ पे इंडस्ट्रीज तो बहुत खड़ी हो गई, ये लोग फाइनेंशियली तो बहुत रिच हो गए, लेकिन इनके पास बायोडाइवर्सिटी और नॉलेज के नाम पे घंटा कुछ नहीं है। ठीक है। मतलब उनके पास बायोडाइवर्सिटी नहीं है, उनके जो रिसोर्सेज हैं वो खत्म हो चुके हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है, है ना। लेकिन बस हाँ, हमारे पास इंडस्ट्री है, हमारे पास पैसा है, तो उसका अचार नहीं डाल सकते ये, तो उनको चाहिए क्या? थोड़े बायो रिसोर्सेज चाहिए। अब कॉन्ट्रास्ट में हमारे पास क्या है? हम जैसे डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड नेशंस, जहाँ पे हमारे पास क्या है? हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत है, हमारे पास ट्रेडिशनल नॉलेज भी बहुत है ना, किससे रिलेटेड? हमारे बायो रिसोर्सेज से रिलेटेड। लेकिन हमें उसके लिए हमें अब हमारे पास बायो रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, तो अब हम उसका अचार नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि उसको यूज करने के लिए हमें चाहिए मॉडर्न अप्लायंसेस, है ना, मॉडर्न अप्लायंसेस, कुछ इंडस्ट्रीज चाहिए, ताकि हम कम कम टाइम में अच्छे से प्रॉपरली हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको बिना कम एफर्ट के साथ, एक्सपेंडिचर कम के साथ उसको यूज कर सकें, उन्हें क्या कर सकें? कमर्शलाइज कर सकें। तो जब तक डेवलपिंग नेशंस और डेवलप नेशंस साथ में नहीं चलेंगे, तब तक हमारे पास एक प्रॉपर डाइवर्सिटी नहीं बन सकती, किसी भी चीज की हमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो सकता। ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहा है? देयर हैज बीन ग्रोइंग रियलाइजेशन ऑफ इनजस्टिस, इनएडिक्वेट injustice, inadequate compensation and benefit sharing between developed and developing countries। मतलब जो नेशन जो डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, वो बेचारे अपने बायो रिसोर्सेस को और ट्रेडिशनल नॉलेज को बचा नहीं पा रहे हैं। किससे? अनऑथराइज्ड लोगों से, जो मैंने बताया जो बायो पायरेसी है, उससे वो बचा नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास इस तरह के कोई लॉज ही नहीं है। कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे ऐसे कोई लॉ नहीं है। आप, क्योंकि अब इंडिया में ऐसा कोई लॉ थोड़ी है कि आपको टर्मरिक यूज करना है तो आपको ये प्रॉपर मेथड यूज करना पड़ेगा। टर्मरिक है यार, तुम्हारी चीज है, तुम यूज कर सकते हो, दैट इज द मेंटालिटी। लेकिन इसी का गलत फायदा उठाती हैं कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज और दूसरी कंट्रीज, कि इनके पास कोई लॉ नहीं है, अब हम इनको एक्सप्लॉइट करेंगे। इसी वजह से एक रियलाइजेशन हुआ कि भाई ये लोग हमारा पैसा लेके जा रहे हैं, है ना। तो इसी इसी को ध्यान में रख के हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है, उसने
सेकंड अमेंडमेंट में ये सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट्स बिल में ये इन इश्यूज को कंसिडर करने का क्लियर किया है बिल कि ऐसे जो भी इश्यूज होंगे उनको हम सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट्स बिल के अंडर कंसिडर करेंगे कि उनकी भी सुनवाई होगी। इंडिया में ऐसा बिल आ चुका है कि पेटेंट के जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनसे रिलेटेड बात हुई है ना, जो भी रिसर्च है, इमरजेंसी प्रोविजंस है, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स जितने भी हैं उसको हम इंडियन पेटेंट बिल के सेकंड अमेंडमेंट के अंडर स्टडी करेंगे, उसके अंदर उनको कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। समरी को एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि इसमें कुछ नया तो नहीं दिया वहाँ। तो देखो कि क्या बोल रहा है कि biotechnology has given humans several useful products by using microbes, plants, animals and their metabolic machinery। ठीक है, हमने काफ़ी सारे माइक्रो प्लांट्स और एनिमल्स को यूज़ करके काफ़ी सारे हमारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं, उनको हमने यूज़ किया है बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हमारे पास क्या पॉसिबल हो पाया है, हमारे पास पॉसिबल हो पाया है कि माइक्रोब्स को इंजीनियर कर पाए हम, प्लांट्स को, एनिमल्स को, इस तरह से कि उनमें नॉवल कैपेबिलिटीज मिल जाए हमें। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बोलता है हमें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ जो हमने क्रिएट करे थे कि वो ऐसे मेथड से बनाए गए हैं, नेचुरल मेथड्स को छोड़ के ऐसे मेथड से बनाए गए हैं जिससे हम एक या एक से ज़्यादा जीन को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर सकें, जिससे जिसको हम यूजुअली किसके अंडर पढ़ते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंडर पढ़ते हैं। फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि जो जीएम प्लांट्स है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स है, उनको हमने किस किस में यूज़ किया, क्रॉप यील्ड्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस है उनको कम करने के लिए, क्रॉप्स को ज़्यादा टॉलरेंट बनाने के लिए स्ट्रेसेस से, अब वो एबायोटिक हो या बायोटिक हो, किसी भी स्ट्रेस की यहाँ बात हो सकती है। ठीक है, अब जो नई क्रॉप्स थी उनमें क्या क्या था, इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू थी कि उनके भाई न्यूट्रिशन अच्छा था, उस वजह से हमने विटामिन ए रिच क्या देखे थे, राइस देखे थे। ठीक है, फिर उसके बाद देखा कि ऐसे केमिकल पेस्टिसाइड्स भी हैं जिनको अगर हम हटा दें तो वो उसके अलावा भी हम जो क्रॉप्स हैं वो अपने आप की खुद की रक्षा खुद कर सकती हैं, वो सेल्फ डिपेंडेंट हो गई, तो इसका रिलायंस खत्म हो गया केमिकल पेस्टिसाइड्स पे से। ठीक है, फिर हमने देखा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का हेल्थ केयर वाली फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। क्यों, जहाँ पे हम मास प्रोडक्शन कर पा रहे हैं किसका, सेफ और मोर इफेक्टिव थेरापेटिक्स का, कि हम बहुत सारे ऐसे नए नए ड्रग्स हमने निकाले जिनका हम मास प्रोडक्शन कर पा रहे हैं बहुत ही इजीली, है ना, बिना ज़्यादा मेहनत किए। ठीक है, फिर उसके अलावा since the recombinant therapeutics are identical to human proteins, they do not induce unwanted immunological responses। कोई एलर्जी भी नहीं हो रही, इन्फेक्शन नहीं हो रहा, जैसे कि हमने नॉन ह्यूमन सोर्सेज जैसे कि स्लॉटर्ड पिग और कैटल के पैनक्रियास से जो हम इंसुलिन निकाल रहे थे उसमें काफ़ी ज़्यादा हमें क्या हो रहा था, रिएक्शंस हो रही थी, इन्फेक्शन हो रहा था, वो डर खत्म हो चुका है हमारा। ठीक है, इसके अलावा क्या बोलता है, इसके अलावा बोला कि ह्यूमन इंसुलिन का जो हमने एग्जांपल लिया था, इट्स स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली आइडेंटिकल टू दैट ऑफ द नेचुरल मॉलिक्यूल, कि हमने नेचुरल जो मिलता है उससे ही एग्जैक्टली सेम बना दिया हमारे पास। क्या हमारा आर्टिफिशियल इंसुलिन, जिसमें क्या होती है, एक ए पेप्टाइड चेन होती है, बी पेप्टाइड चेन होती है, दोनों किससे ज्वाइन होता है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। फिर हमने पढ़ा ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हमने में पढ़ा कि वो कहाँ कहाँ काम आते हैं, कि उनको जीन्स कैसे हम देख सकते हैं, उनमें उन पे क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, किस किस डिजीजेस को लेके, कैंसर, सिस्टिक फिब्रोसिस, रिमेटॉइड अर्थराइटिस और एल्जाइमर्स को लेके उनको क्या बना के रखा हुआ है हमने, एज अ मॉडल यूज कर रहे हैं हमें उन्हें। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है कि जीन थेरेपी के बारे में हमने पढ़ा। जीन थेरेपी में हमने क्या पढ़ा कि इंसर्ट करते हैं हम कुछ जीन्स को इंडिविजुअल की सेल्स में, ताकि उसकी जो हेरिडिटरी डिजीजेस हैं उसको ट्रीट करा जा सके। ठीक है,
फिर इसको परमानेंट सोल्यूशन क्या देखा था हमने कि उसको टोटली रिप्लेस कर दो, है ना। उसके अलावा रिप्लेसिंग द डिफेक्टिव म्यूटेंट एलील, है ना, विद फंक्शनल और वन और जीन टारगेटिंग, जिसमें हम जीन एम्पलीफिकेशन करा रहे थे, ठीक है। फिर वायरस जो अटैक कर रहा था हमारे होस्ट को, ठीक है, तो वायरस जो अटैक कर रहे थे, फिर उनको हमने देखा, उनको कैसे हम काउंटर कर सकते हैं, है ना, कि उनकी जो रेप्लिकेशन साइकिल है उसको हिंडर करके, फिर उसको that attack their host their genetic coming into a host cell as part of their replication cycle are used as vectors। हमने उसको वेक्टर के जैसे यूज कर लिया कि भाई वायरस आ रहा था हमें इन्फेक्ट करने के लिए, हमने उसको भी काम पे लगा दिया कि भाई तू भी काम पे लग, तू क्यों ठाला घूम रहा है, हमें तू हमें नुकसान पहुंचाएगा, हम तेरे से काम निकलवा लेंगे, ठीक है। जिससे हम हेल्दी जीन्स को रिसेंटली पोर्शन ऑफ जीन, मतलब जो हमारे काम के जीन्स है उनको हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं अपने होस्ट में। और जो करंट इंटरेस्ट है किसका, मैनिपुलेशन, द करंट इंटरेस्ट ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ माइक्रोब्स प्लांट्स एंड एनिमल्स हैज रेज्ड सीरियस एथिकल क्वेश्चंस कि मॉरली वो कितना सही है कितना गलत है, वो हमने लास्ट में एथिकल इश्यूज में पढ़ लिया। इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो गया। चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 12, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, ठीक है। ये खत्म हुआ, इस यूनिट के हमारे दोनों चैप्टर्स खत्म हो गए, ठीक है। अब पहले वाले के तो हमने क्वेश्चंस कर लिए पीवाईक्यूज, अब इस वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे हमको चलना है, जो कि मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।